डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई जिसको भी तेल चाहिए हॉर्मुज जाओ ले आओ और हमारा काम अब खत्म है, हम वहां से निकलने वाले हैं। इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर यूएस जैसी कंट्री कर ही नहीं सकती कि वो उसने ये सोचा ही नहीं होगा कि हॉर्मुज को क्या किया जाएगा या क्या नहीं किया जाएगा। आपकी कंट्री आपको मोरॉन बुलाती है। आपकी कंट्री के सेनेट में आपका नाम रखा जाता है क्या? इडियट। ओ माय गॉड, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एस्केप रूट अगर वो ढूंढ रहा है तो क्या इजराइल ऐसा चाह रहा होगा सर? अभी तक किसी भी बात में अमेरिका ने ये तो बोला ही नहीं है कि हाँ जी इजराइल मेरे साथ इस युद्ध से बाहर निकल रहा है। को आप सुपर पावर हैं भाई, आप कहते हैं कि हमारे बगैर नाटो कुछ नहीं है, लेकिन उलझे हुए लग रहे हैं, फंसे हुए लग रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कंफ्यूजन के साथ लग रही है। सुपर पावर के अंदर सब तरह की पावर नहीं इंक्लूड करी जा सकती। सुपर पावर ने ये नहीं सोचा था कि 50 शहरों में प्रोटेस्ट हो जाएंगे उनके अपने। यूएस सुपर पावर होने के बावजूद पूरी दुनिया में किसी को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। वो घुसना जान रहे थे, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना कैसे है उनको ये पता नहीं। मुझे लगता है कि ट्रंप पर्सनली गलत हैं। यूएस उनकी गलतियों का खमियाजा बहुत है। सीधी सीधी बात, जो चीजें कैलकुलेट कर कर बताई गई थी और अब ट्रंप जो ढूंढ रहे हैं वो सीधे सीधे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया पब्लिक उनके खिलाफ है, वर्ल्ड ओपिनियन खिलाफ है, नाटो खिलाफ है, उनके साथ एक्चुअली कोई है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, शैलेंद्र सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। शैलेंद्र सर, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भाई जिसको भी तेल चाहिए हॉर्मुज जाओ ले आओ, हमने तो अब पहले से काम आसान कर दिया है और हमारा काम अब खत्म है, हम वहां से निकलने वाले हैं। लेकिन ये जो निकलने की अब जल्दी हो रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब को, आपको लगता है कि वहां से निकलना इतना आसान है? फिलहाल इजराइल क्योंकि रुक नहीं रहा है। अ, हर चीज के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू है कि जो हम सोचें और एक पहलू है जो यूएस दुनिया को दिखाना चाहता है, तीसरा पहलू है जो यूएस करना चाहता है, और इन तीनों के बीच में गैप हमेशा रहेगा। पहली बात आती है कि हॉर्मूज से उनका अगर कोई लेना देना नहीं है तो उन्हें हॉर्मूज के ऊपर लड़ाई की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। उन्हें क्या कैलकुलेशंस में पता नहीं था कि अगर वो किसी भी तरह का अटैक ईरान पर करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ये तो बड़ी सीधी सीधी बात है कि आपको हमेशा से मालूम था कि आपकी सो कॉल्ड मातृभूमि जो है, जो मेन लैंड आपका है, वो तो ईरान के दूरी से बहुत ज्यादा दूर है, वहां तक उसकी रीच नहीं है। और ईरान ने हमेशा से कहा था कि मैं तो आपके बेसिस जो हैं चारों तरफ उनको करूंगा। हम्म। अब इतना बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर यूएस जैसी कंट्री कर ही नहीं सकती कि वो उसने ये सोचा ही नहीं होगा कि हॉर्मुज को क्या किया जाएगा या क्या नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है अगर मेरे जैसा आदमी ये बोल सकता है कि अगर किसी भी तरह की लड़ाई है तो मैं तो अब बाब अल मंदेब पर भी जाने को तैयार हूँ कि अगर ये लड़ाई और आगे खिंचती है और अगर हॉर्मूज के ऊपर किसी तरह से आप फोर्सेस लगा भी देते हो, कोलिजन फोर्स, तो ईरान के पास अभी भी एक ऑप्शन है कि चलिए बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर दो। सो ओवरऑल इफेक्ट है। और बाय द वे, ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसको एक्चुअली कोई ऐसे कांटा लगा के या कोई वो बैरियर लगा के, ऐसे ब्लॉक नहीं होता है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि उस एरिया में से करती हुई किसी एक शिप के ऊपर किसी भी एक छोटे से अटैक को आप कर देते हैं, उस दिन के बाद से बंद है। मुझे नहीं लगता, ठीक है यूएस एडवर्टाइज कुछ भी कर ले, बट मुझे नहीं लगता कि वहां अभी माइंस लगी हुई हैं। अगर माइंस लगी हुई हैं, ये जो 50 60 70 80 जहाज निकल कर आए हैं, तो फिर ये आ कैसे गए? माइंस के बीच में से कोई गाइडेंस तो कर नहीं रहा। सो एक बड़ा सीधा सीधा शिफ्ट दिख रहा है। एक सीधी सीधी मुझे थ्रेट दिख रही है। ये वो वाली बात हुआ है कि जाओ ठीक है अपने हॉर्मोन्स में से निकाल के दिखाओ शिप, मैं नहीं निकाल रहा, तुम लोग निकाल लेना अपना। ये वो वाली बात है। आप एक तरह से थ्रेटन कर रहे हैं, लड़ाई शुरू आप करें, पूरी दुनिया उसमें तकलीफ आए, और लास्ट में आप बोल दें कि आपका हॉर्मोन से लेना देना नहीं। मैं हमेशा मानता हूं कि उसका लेना देना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यूएस का सिर्फ 2% ऑयल हॉर्मोन्स के अंदर से गुजरता है।
अगर 2% नहीं भी गुजरेगा क्या बड़ी बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये सोचा नहीं होगा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जब आप मिलिट्री स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं होता है कि सडनली आप, जैसा कि ट्रम्प प्रिटेंड करते हैं, ओ आई विल सी, आई विल, व्हाट विल यू सी। आपकी कंट्री आपको मोरॉन बुलाती है, आपकी कंट्री के सेनेट में आपका नाम रखा जाता है क्या, इडियट, ओ माय गॉड, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं आपके लिए मिस्टर ट्रम्प। सो मुझे नहीं लगता कि एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी उन्हें फीडबैक देती ही नहीं होगी। मैं मान सकता हूँ वॉर सेक्रेटरी है, उसको अपनी फ्यूचर दिख रहा है, रूबियो है, उसको फ्यूचर दिख रहा है, इसलिए वो हाँ में हाँ मिला ले, कुछ एक रिपब्लिकन है जो उसमें हाँ में हाँ मिला ले। ऐसा नहीं है कि वहां हाँ में हाँ नहीं मिलाई जाएगी, लेकिन ज्यादातर 50 स्टेट्स जो यूएस के हैं उसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। आपके रिपब्लिकन्स, आपके डेमोक्रेट, आपकी सेनेट आपके खिलाफ खड़ी है, आपके अपने नेटो के लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, आपकी यूरोपियन यूनियन आपके साथ नजर नहीं आ रही है। सो अगर आप हॉर्मूज से रिलेटेड एक इस तरह का एक पासिंग रिमार्क दे दें, वी हैव नथिंग टू डू विद हॉर्मूज, टिल यस्टरडे यू हैड एवरीथिंग टू डू विद हॉर्मूज, यू क्रिएटेड द हॉर्मूज क्राइसिस। सो मुझे लगता है वो एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मेरे बिना हॉर्मूज को आप खोल भी नहीं पाएंगे, और इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। अगर अमेरिका ये कहीं से भी सोच रहा है, मान लेते हैं कि वो छोड़ना चाहता है इस पूरे पोजीशन को ऐसे ही कि भाई जो कुछ हो गया, अब यहाँ से एस्केप रूट अगर वो ढूंढ रहा है, तो क्या इजराइल ऐसा चाह रहा होगा सर? अभी तक किसी भी बात में अमेरिका ने ये तो बोला ही नहीं है कि हाँ जी इसराइल मेरे साथ इस युद्ध से बाहर निकल रहा है। इसराइल ईरान के साथ सदियों से युद्ध में था, है और रहेगा। इसराइल के बारे में कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज फार एज इसराइल इज कंसर्न, उनके अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है। क्योंकि ईरान का डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि यहूदियों के लिए इस जमीन पर कोई जगह नहीं है। रिवर्स में उसी तरह ईरान भी बड़ी क्लैरिटी के साथ जानता है कि उसका सो कॉल्ड, न केवल ईरान से बट सो कॉल्ड मैं कह सकता हूं मुस्लिम कम्युनिटी के साथ 36 का आंकड़ा है। अगर अगर 2 सेकंड के लिए ये युद्ध पॉज हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, रुक जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, क्या एग्रीमेंट निकल कर आएगा? क्या ग्रेटर इसराइल आप दे देंगे एज मुस्लिम कंट्रीज? आप इसराइल को ग्रेटर इसराइल कभी नहीं देंगे। क्या इसराइल अपनी एग्जिस्टेंस में जो हूती, हमास और हिजबुल्लाह का अटैक सहता आया है, मैं साइड्स नहीं ले रहा हूँ, वर्ड कैन बी डिफरेंट, मेरे कहने का मतलब निकाले कि नहीं जी सहता आया है, तो वेल, बिकॉज मैं इस वर्ड को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, मेरा कंट्री भी सह रहा है इस तरह की टेररिज्म, इसलिए मेरा एक इमोशनल कॉर्ड वहां है। और जिस तरीके से उसके ऊपर हमेशा से ये टेररिज्म का जो यू नो डर है, खौफ है, ये खत्म हो जाएगा, ईरान लिख कर दे देगा कि चलिए जी आज के बाद नहीं होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तो इसलिए दो पार्ट हैं कि यस, इसराइल इस समय जानता है उसके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है, एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है कि ईरान को जितना ज्यादा डिग्रेड कर सको कर दो, उसकी मिसाइल प्रोग्राम, क्योंकि अगर वो मिसाइल प्रोग्राम बना रहा है तो किसके लिए बना रहा है? यूएस तक पहुंचते पहुंचते उसे टाइम लगेगा, इसराइल तक पहुंचने में उसे 1 मिनट नहीं लगेगा। उसके बाद आप रोते रहिएगा, उसके बाद आप ईरान को डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। लेकिन अगर ईरान बना लेता है तो ये जरूरी बात है कि उसे उसका इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगा नहीं, और अगर इस्तेमाल करेगा तो उसकी टॉप प्रायोरिटी टारगेट होगा ईरान, सॉरी इसराइल। बड़ी सीधी लैंग्वेज में बात करें, सो इसलिए इसराइल इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सीज फायर। सीज, आप बताइए ना, सीज फायर चल कहाँ रहा है? पॉज कहाँ चल रहा है? अभी भी आप देख रहे हैं बहरीन में अटैक हो रहे हैं, यूएई में इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, इसराइल के ऊपर अभी भी अटैक हो रहे हैं, इवन ईरान में जो है तेहरान में अटैक हो रहे हैं, अभी आज सवेरे से आप देख रहे हैं इस्फहान में अटैक हो रहे हैं। तो लड़ी रुका कौन है अभी?
अभी तो कोई रुका है। देखिए ये लोगों ने, आई डोंट नो कैसे आप लोगों ने सबने सोच लिया कि लड़ाई रुक गई है। ये तो पॉज भी नहीं नहीं, है, सिर्फ एक रुक छोटी सी नहीं, वो बात की गई है। लगातार वो कह रहे हैं ना कि अब बस हम निकलने वाले हैं, अब हम बस जाने वाले हैं, आप लोग अपना अपना देखो किसको क्या करना है, जिसका तेल आता है वो जाके लाए, मेरा तो हो गया। मैं इस पे कह रहा हाँ, तो उसी तरह वो जब तेल लाने की बात कर रहे हैं तो ये एक थ्रेट हो गई ना। आप एक बात बताइए, कल भूटान, चल छोड़ दीजिए, भूटान छोटा कंट्री है इसलिए, बांग्लादेश का तेल आना है, कैसे लाएगा? अपने ओन पर कैसे ले आएगा? आप बताइए, चलिए नहीं ला सकता। श्रीलंका वाला अपना तेल कहाँ कैसे ले आएगा वहां से अपना? और सब छोड़ दीजिए, भारत भी अपना तेल कैसे ले आएगा? भारत अपना तेल ले आएगा डिप्लोमेसी के थ्रू, ईरान के रिलेशन के थ्रू। बाकी लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान इतना तगड़ा बन रहा था, अभी तक उनके 2 जहाज निकल कर आए हैं। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं, लेकिन देखिए जब वो बोल ही ये रहा है कि आप अपना तेल निकाल सकते हो, निकाल लो, ठीक है, मैं भी तो देखूं आप कैसे निकाल लोगे। भाई आपने लड़ाई शुरू करी, आपके वजह से हॉर्मूज प्रॉब्लम आई। अब आप बोलते हो कि सब लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, और सब लोग चले। पहले 7 कंट्रीज ने बोला कि चलिए हम कोलिजन फोर्स बुलाकर बनाकर एक हॉर्मूज में करेंगे, फिर वो 20 कंट्री हो गई। आज की तारीख में हम देख रहे हैं 30 कंट्री हैं। लेकिन अगर 30 की 30 बोल रही हैं कि कोई सीज फायर होगा उसके बाद ही तो हम आएंगे, इस लड़ाई झगड़े के बीच में कैसे आ जाएं हम? और हम, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द लड़ाई। वो बोलते हैं हम हार्मूज में सेफ्टी के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने थोड़ी ना आएंगे। सो ये जो पॉज जिसने बोला है, उसमें बोला है देयर इज नो पॉज। एक छोटा सा कंसेशन है, सेलेक्टिव, कि चलिए जी एक दूसरे की एनर्जी पावर प्लांट्स के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया जाए, इसके अलावा हर जगह स्ट्राइक हो रहा है। एक्चुअली देयर इज नो पॉज, देयर इज नो सीज फायर। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। सीज फायर होता है जब दो मिलिट्रीज के बीच में होता है। हमारे और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, आपने देखा अगले दिन से चीजें बंद हो गई। दैट इज कॉल्ड ए सीज फायर। ये कहीं किसी एंगल से सीज फायर नहीं। अमेरिका जैसा सुपर पावर, इतनी बड़ी मिलिट्री माइट, कैलकुलेट जैसा आप कह रहे हो, तो कैलकुलेट किया भी होगा, प्लान ए भी होगा, प्लान बी भी होगा, प्लान सी भी होगा, उसके बाद ही आए हैं। लेकिन जो कुछ सिनारियो बना, क्या मतलब, चूंकि अब 32 दिन हो गए हैं और उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अगर उन्होंने 32 दिनों में आज तक भी हासिल नहीं किया है, और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या करना है और निकलना कैसे है, और ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को और अमेरिका के पार्टनर्स को निशाना अगर बना रहा है, तो अमेरिका कहीं ना कहीं लग रहा है सर, क्योंकि दिख तो यही रहा है कि मतलब सुपर पावर है, उसको कुछ नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं हो सकता, वो तबाह नहीं हो सकता, वो ईरान को बर्बाद भी कर देंगे। लेकिन लग रहा है ऐसा, जो नैरेटिव बिल्डिंग जिसको कहते हैं, कि अमेरिका फंसा हुआ है, ट्रैप हो गया है। इतना समय लग रहा है आपको, आप सुपर पावर हैं भाई, आप कहते हैं कि हमारे बगैर नाटो कुछ नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो उलझे हुए लग रहे हैं, फंसे हुए लग रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कंफ्यूजन के साथ लग रही है। मैं इस बात को मानने को तैयार हो सकता हूं कि यूएस एक सुपर पावर है, लेकिन उस सुपर पावर के अंदर, उस सुपर पावर के अंदर सब तरह की पावर नहीं इंक्लूड करी जा सकती। सुपर पावर ने ये नहीं सोचा था कि 50 शहरों में प्रोटेस्ट हो जाएंगे उनके अपने, 80 से 90 लाख लोग सड़कों पर आ जाएंगे उनके अपने। सुपर पावर ने कैलकुलेट किया था कि 2 महीने पहले, 2 ढाई महीने पहले ईरान की जनता मौलानाज और मुल्लाज के खिलाफ सड़कों पर थी। लेकिन उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि खमेनी जाने से वही ईरान की जनता पूरा देश एक हो लाखों, जाएगा। पूरे लाखों के हिसाब से उन्हीं सड़कों पर आकर अपने झंडे को पकड़कर उसके नीचे आ जाएगी। इतनी मात्रा में, इतनी तादाद में, इतनी जज्बे के साथ आ जाएगी, ये नहीं सोचा था उन्होंने। ये जरूर कैलकुलेट किया था, खमेनी जाएंगे, लोगों में एकदम जो वो 20-30 हजार हैं वो 2-3 लाख हो जाएंगे, 20-30 लाख हो जाएंगे, और सड़कों पर आ जाएंगे, रिजाइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो हम्म। जाएगा, तो आईआरजीसी डिसबैंड हो जाएगा। वो नहीं हुआ। और मैं मानता हूं इस बात को एज अ फौजी, कि जब हम एज अ फौज इवेलुएट करते हैं और अपनी सरकार को बताते हैं, तो हम ये भी बताते हैं
कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए प्लान नहीं होता, जो आप प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बोल रहे हो। प्रॉब्लम आती है जबकि आपने जो टाइम फ्रेम सोचे थे उसके खिलाफ आपकी अपनी आवाम, आपकी अपनी सीनेट, आपकी अपनी पार्लियामेंट अब आज बोल रही है कि नहीं, हम आपको $200 बिलियन नहीं देंगे। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर आपकी अपनी सीनेट और आपका अपना काउंटर टेररिज्म का चीफ बोलने लगता है रिजाइन करके कि दिस इज द वॉर ऑफ चॉइस, आप इसमें चॉइस से आए हैं, आपकी कहीं कोई मजबूरी नहीं थी, आपके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं थी, कहीं कोई आपके ऊपर इमिनेंट स्ट्राइक नहीं थी, आप इसमें बाई चॉइस आए हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि ट्रंप अकेले सिर्फ इस बात पर पड़ रहे हैं, और ऊपर से अगर नेटो को ट्रंप काफी कुछ देते हैं तो एक बात ये भी है कि नेटो से वो काफी कुछ लेते हैं। मिडिल ईस्ट की आपने बात करी, अभी ट्रंप ने स्टेटमेंट दी कि जितना खर्चा है हम मिडिल ईस्ट से वसूलेंगे। वर्ल्ड इज वसूली करी सभी जाएगी। देशों से तो लेंगे, हाँ। सभी देशों, तो सीधी बात है। तीसरी बात, आपको क्या लग रहा है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जो इतने सालों से बेसिस है, ये क्या वो धर्म खाते में चल रहे हैं? भाई इसके लिए उन कंट्रीज से पैसा मिलता है, उस कंट्रीज से आपको फेवर्स मिलते हैं, आपको उस कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में आप उसका तेल को कंट्रोल करते हैं। और उस सब के पीछे सबसे बड़ी चीज आती है इस सारे मिडिल ईस्ट के पेट्रोल के पीछे, इज द पेट्रोल डॉलर। कि आप बेचिए, खरीदिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा सिर्फ पेट्रोल डॉलर चलेगा, डॉलर के नाम पर चलेगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उतने ही ज्यादा नोट बनाने। सो देर इज अ बिग इंटरेस्ट ऑफ यूएस। यूएस ने ये जरूर इस बार प्रूव कर दिया कि यूएस सुपर पावर होने के बावजूद पूरी दुनिया में किसी को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकता। अपनी तो छोड़िए, ये जो इन्होंने मॉडल बना रखा था कि चलिए जी आप भी मेरे नीचे, आप भी मेरे नीचे, हम हमेशा से कहते आए हैं आपकी लड़ाई को दूसरा लड़ेगा अगर आप इस हम्म। विश्वास पर चले। अगर आप इस विश्वास पर चले तो ये पक्की बात है कि आपकी हार लड़ने से पहले निश्चित है। सर, ये जो पूरी कहानी थी ना, जिसमें हम लोग ये बार-बार बात कर रहे हैं कि ट्रम्प फँस गए हैं, अमेरिका फँस गया है। जब आप इसको देखते हैं और फिर हम लोग जब ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हैं, तो वहाँ हमने एक चीज़ बहुत देखी, मास्टर क्लास कह लीजिए उसको, हमारी आर्म फोर्सेस की प्लानिंग कह लीजिए, जो डिफेंस की लीडरशिप है, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने एस्केलेशन लैडर को हमेशा कंट्रोल में रखा। वो उन्होंने चाहा कि कहानी कितनी ऊपर जाएगी और कहाँ से हमको वापस आ जाना है। उनके दिमाग में बिल्कुल वो क्लियर थे। क्या यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी सर कि मतलब वो घुसना जान रहे थे लेकिन चक्रव्यूह से निकलना कैसे है उनको ये पता नहीं। और अब वो कभी फ्रांस को, कल उन्होंने फ्रांस को कहा कि आपने हमको जो है अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने दिया, हम याद रखेंगे, अमेरिका याद रखेगा। देखिए इस तरह के डिफरेंसेस नेटो में, यूरोपियन यूनियन में बड़े नॉर्मल है। ये आपके और मेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है कि जी उन्होंने, स्पेन ने बोल दिया है कि आप हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूके ने शुरू में बोल दिया था डीगो गार्सिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते आप हमारे बेसिस को अटैक करने के लिए। फ्रांस ने भी कुछ बोला, लेकिन मैंने तब भी एक बात बोली थी कि ये ले दे के फिर सब इकट्ठे हो जाते। ऐसे ही मिडिल ईस्ट वाला भी है कि आज लड़ाई झगड़ा ठीक है, सऊदी यूएई बोल रहा है कि ईरान के ऊपर इस बार खत्म ही कर लेनी चाहिए बात, लेकिन जैसे ही खत्म होगी ना लड़ाई, आप देखेंगे ये सब एक अपने उस मुस्लिम ब्लॉक को मुस्लिम ब्लॉक की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे ही नेटो का हाल है। नेटो चीखता चिल्लाता जरूर रहे। आप बता दीजिए मदुरो के लिए इतना कुछ बोला, हुआ क्या? ले देखे आज हुँ। की एक किसी कंट्री ने प्रोटेस्ट नहीं किया। चलिए आप ग्रीनलैंड ले लीजिए, ग्रीनलैंड यूएस ने थ्रेटन ही किया था, कुछ बोला भी नहीं था। बहुत बड़ी बात, लोगों ने बोला ऐसा होगा हम अपनी फोर्सेस डिप्लॉय कर देंगे ग्रीनलैंड में। कब करी आपने? आपने तो जर्मनी करी ने नहीं। 100-200 लोगों को भेजा था। जर्मनी ने अरे कुछ लोगों को जनाब, भेजा था। मैं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूँ फोर्सेस डिप्लॉयमेंट की बात हो रही हाँ। है। एक क्रेडिबल फोर्स का मेरा अपना आकलन है एज अ फौजी, अगर आप एक डिवीजन से नीचे कुछ भी डिप्लॉय करते हैं तो वो फोर्स नहीं है। और उसका सीधा एग्जांपल है, इस समय 82 एयरबॉर्न डिवीजन जो यूएस की है वो तैयार करी गई थी
कि वो पैरा ड्रॉप करी जाएगी खर्ग के लिए, क्योंकि खर्ग जो है वो 20 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। तब आपने एक छोटी सी फोर्स सोची है, एयरबोर्न डिवीजन। किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप सोचे 200 आदमी, तो इस समय आपको मैं वैसे बता दूं 200 से ज्यादा तो यूक्रेनियंस इस समय काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन वॉरफेयर को न्यूट्रलाइज किया जाए ईरान की। 200 तो ऑफिशियली काम कर रहे हैं इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर, जो यूएस के बेसिस है वहां पर तरीके निकाल रहे हैं, बता रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से शाहिद ड्रोन को ट्रैप किया जा सकता है, एंटी ड्रोन क्या करा जा सकता है। सो अपने आप में जब आप बात करते हैं ना आर्म्ड फोर्सेस का एस्केलेशन, आर्म्ड फोर्सेस का एस्केलेशन हमेशा कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन दी पावर, एयर पावर, दिस पावर, दैट पावर। मेरे पास इतने हैं, उसके पास इतने हैं, वो ये कर सकता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो ये कर सकता है, ये बात। इसलिए वो जनरली है, वो ठीक आता है। यूएस ने भी ऐसा किया होगा, ऐसा मैं कभी नहीं मान सकता कि ऑर्गेनाइज फोर्स जो है वो कभी नहीं करेगी। उसके बाद आती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल पावर अगर आप देखें, क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर बोला इसलिए मेरी दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया आपने कि कितनी बार आपने अभी तक ऑपोजिशन पाकिस्तान में सो कॉल्ड डेमोक्रेट ने, कितनी बार आपने सुना कि किसी डेमोक्रेट ने पूछा कितने गिरे, कितने जहाज गिरे, पूछा किसी ने अभी तक? आप बता दीजिए कितना नुकसान हुआ रुपयों में, किसी ने पूछा? तो जब पॉलिटिकल की बात करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर में मैं अपने पॉलिटिशियंस को सिखाना चाहूंगा वो ये भी है कि आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। इस समय डेमोक्रेट यूएस में पूछ रहे हैं भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या टाइम फ्रेम है, ये तो बताओ। ये मत बताओ आज और कल क्या होगा, आप हमें ये बताइए मिस्टर ट्रम्प परसों क्या होगा, परसों की प्लान बताइए, इसको कब खत्म करना है, क्योंकि ये तो खत्म होते नजर आ नहीं रहा है। अगर आपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड ले गए फिर और कहां खत्म होगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ट्रुप्स ऑन ग्राउंड के ऊपर काफी हद तक एक नकेल सी आ गई है। तीसरी जो हाँ उससे भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात है कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं फ्रीडम दी गई है आर्मी को कि वो अपने ऑपरेशंस कर ले, ट्रंप के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि ट्रंप अभी भी वो फ्रीडम अपने पास रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां पर उन्हें जो आई मी माई सेल्फ, मैं और मैं, ये जो उसमें उनका विश्वास है वो बड़ा तगड़ा है। मैं सिर्फ एक बात पर आपके जरिए ट्रंप को शाबाशी देता हूँ, वाहवाही देता हूँ और उनके लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट रखता हूँ कि ट्रंप ने मेरे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बोला है और मैंने बोला है दुखती हुई नब आपने जो दबा दी मेरी, कि ट्रंप ने अपने अपने उन वीर गति पाए गए सैनिकों को एयरपोर्ट पर आकर रिसीव करना मेरे यहां पर सोचा नहीं जा सकता। मेरी कंट्री में सिर्फ ये सोचा जा सकता है कि कितने जहाज गिरे, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, डीजीएमओ को बताना पड़ेगा, ये तो पूछ कौन आया था रिसीव करने, एक। आप वो छोड़ दिए, हम तो कारगिल वाले हैं इसलिए आपको बोल पा रहे हैं। जब हम अपने जवानों की कॉफिन बॉक्स को लेकर वहां जाते थे तो ऐसा कहा गया था तब कि डीएम साहब, एसएसपी साहब या लोकल एमएलए अटेंड करेंगे। किसके पास टाइम था? ऐसा नहीं है कि कुछ ने नहीं किया, बट देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज इस तरह का कोई ड्रिल कि किया जाएगा। बहुत बहुत दिल में सुकून सा मिलता है कि एक प्रेसिडेंट अपनी भूमि पर लाए गए सैनिकों के जहाज को रिसीव करता है। ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है मेरे ऑपोजिशन को, मेरी सरकार को सीखना पड़ेगा। 528 लोग मेरे शहीद हुए कारगिल में, किसको किसने कितनी श्रद्धांजलि दी, मुझे सीखना पड़ेगा। इसलिए मैं ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि हमारे यहाँ नहीं है ये कल्चर, बट अपने आप में क्योंकि टॉपिक हमारा डिफरेंट है, मुझे लगता है कि ट्रंप पर्सनली गलत हैं, यूएस उनकी गलतियों का खमियाजा बहुत रहा। सीधी सीधी बात, जो चीजें कैलकुलेट कर कर बताई गई थी और अब ट्रंप जो ढूंढ रहे हैं वो सीधे सीधे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने देख लिया पब्लिक उनके खिलाफ है, वर्ल्ड ओपिनियन खिलाफ है, नाटो खिलाफ है, उनके साथ एक्चुअली कोई है ही नहीं। इसलिए वो एकदम से एक जल्दी से एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं
जिसको मैं कहता हूं ऑनरेबल एग्जिट हो, कि किसी तरह जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू हाँ घर वही को बोल आए, रहे हो। इज्जत से निकल लो, किसी तरह ये बोलते हुए निकलो मैं जीत गया, मैं जीत गया, जीत गया। वो फील्ड मार्शल बन जाओ। आप आर्मी चीफ थे किसी कंट्री के, आप फील्ड मार्शल बन गए क्योंकि आप जीत गए। वेल, अगर इसी तरह की जीत को जीत कहा जाता है तो मैं डेफिनेटली मानूंगा कि ये जीत आपको दुनिया को एक गलत जगह पर ला दिया। आपने अपनी कंट्री का नाक कटवा दी, सिर कटवा दिया, और ऊपर से आज आप बोल रहे हैं कि आप जीत गए। आप जीत गए, रिजाइन चेंज हो गया बिना किसी रिजाइन चेंज के। बहुत अच्छी बात है, आप जीत गए। आप जीत गए कि आपने न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको 98 का वहां पर अभी तक न्यूक्लियर मिला नहीं, मतलब 54 का मिला नहीं, और आपने न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय भी कर दिया। वाह भाई वाह, आपने उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बावजूद आपका बैंड बजा हुआ है कि ड्रोन और मिसाइल की 89th वेव आज चली हुई है। 89th वेव चली हुई है 35 दिन के अंदर। एक तरह से आप ले लीजिए, नियरली हम मोटे मोटे तौर पर कहें तो ट्रिपल लेयर चल रही है, मतलब एक दिन में 3-3 लेयर चल रही है, खेप जिसको हम बोलते हैं। अगर यही आपकी जीत है तो वेल, आई डोंट माइंड, क्या कर सकते और इसमें आप इजराइल को कैसे देख रहे हैं सर? अमेरिका मान लीजिए निकल जाएगा, इजराइल तो लेबनान हैं में इसराइल? बहुत मार रहा है। देखिए, इसराइल के पास सीधी सीधी बात है, हमास को उसने नियरली काफी हद तक ठीक ठाक कर लिया, उसका इलाज हो गया। हाँ। अब आगे बात, उसे ये भी मालूम है कि दो बचे हैं, बचा है हिजबुल्लाह और हूती। जी। हूती अभी तक इसमें चुपचाप है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, सिवाय इसके कि 2 दिन पहले उन्होंने 2 मिसाइल जो छोड़ी है, वो एक अलग बात है। बट हूती इसका उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं देखा जा सकता जैसा हमास और हिजबुल्लाह का है। हिजबुल्लाह को आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये तो पिछले इतने टाइम से चला, और ये सबको मालूम है कि इस बार, ऐसा मेरा आकलन है कि इसराइल के पास एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो लिटानी हम्म। नदी तक चला जाए और लिटानी नदी तक के इलाके को अपने साथ ले। क्योंकि हो ये रहा है कि हिजबुल्लाह लिटानी नदी के नॉर्थ साइड में, दैट इज लेबनान वाली साइड में, वहां से बेका वैली से ऑपरेट करता है, लिटानी नदी क्रॉस करता है, आकर इसराइल के नॉर्थ वाले इलाकों में स्ट्राइक करता है, और फटाफट वापस जाके वो बिल्ट अप एरिया में और पॉपुलेशन एरिया हम्म। में मिल जाता है। तो इस बार, और ये आज का नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। हम तो पिछले, जब ये हमास वाला शुरू हुआ था, हमने तब भी कहा था कि हिजबुल्लाह आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह, हूती, हमास मेरे लिए एक ही है, और तीनों का माई बाप ईरान है। मैं इससे डिनाई भी नहीं करूँ। मैं इसलिए कभी नहीं कहूंगा कि ईरान बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो एक गलत काम करना एक गलत काम है, लेकिन एक आवाम के ऊपर आप यूएस की तरह जिस तरह की कार्रवाई आप कर रहे हैं और उसके आप ऑब्जेक्टिव बता नहीं रहे, वो एक गलत बात। इसलिए बड़ी रिस्पॉन्सिबली इवेलुएट करना जरूरी होगा। हिजबुल्लाह मार खाएगा, लेकिन मैं ये भी आज कह रहा हूं, हिजबुल्लाह, हमास, हूती अपने आप में जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये एक अपने आप में टेररिस्ट फोर्स नहीं है, ये एक सोच है। हम्म। ये एक सोच है इसराइल के खिलाफ। इस सोच को खत्म करने के लिए आपको कम से कम अगली 2 जनरेशन्स में चेंज लाना पड़ेगा। इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण देता हूं कि अगर हमास का गाजा के अंदर कोई एक आदमी मारा जाता है, तो उसका बच्चा, उसकी बीवी, उसके घर के सारे लोग किसके एनिमी बने? इसराइल के एनिमी बने। तो वो बच्चा जब तक बड़ा होता है, जब उसे चारों तरफ देखा ही ये है कि ये सारा का सारा डिस्ट्रक्शन इसराइल कर रहा है, तो उसके लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए यहाँ बैठकर इवेलुएट करना कि यहूदी अपने आप में ठीक है या नहीं है। बट एज फार एज, हाँ, गाजा का बच्चा है, उसको तो यही पता है ना, आई हैव लॉस्ट माय फादर, मेरी माँ मरी है, मेरा बच्चा मरा है, मेरी बहन मरी है। किसके वजह से मरी है? इनके वजह से मरी। तो हेट्रेड जो है वो सोच के तौर पर डेवलप होती है। इसी तरह हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। लेकिन यस, इस समय इसराइल को जो एडवांटेज होगा कि यस, जाकर आप लिटानी तक बॉर्डर बना लीजिए एक तरह का अपना, सो दैट आपको लेबनान के अंदर डेप्थ मिल जाए, और आपके अपने असेट्स जो इसराइल वाली साइड में है उसको भी एक डेप्थ मिल जाए, तकरीबन ये जो लिटानी नदी के साउथ वाला इलाका। हम्म। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत रही सर।
ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पे जुड़े आप हमारे साथ। ऐसे ही फिर कभी और किसी और विषय पे बहुत जल्द बुलाऊंगा आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद सर।